में कुछ टेररिस्ट घुस आए। इनमें से 2 लोग कश्मीरी थे और 3 लोग पाकिस्तानी। उन्होंने टूरिस्ट को गन पॉइंट पर रखा और उन्हें पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। प्रूफ के तौर पर उनसे कुरान के कुछ वर्सेस बुलवाए और अगर तभी भी विश्वास नहीं हुआ तो मर्दों को उनकी पैंट उतारने के लिए कहा गया। सबके सामने उनके प्राइवेट पार्ट्स देखे और अगर वो सर्कमसाइज नहीं है तो सबके सामने उन्हें गोलियों से उड़ा दिया। उनके बीवी, उनके बच्चे वहीं पर प्रेजेंट थे। ये लोग निहत्थे थे, इनसे किसी को भी खतरा नहीं था। ये वहां पर कश्मीर की ब्यूटी को ही एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें यह भद्दा रूप देखने मिलेगा। मैं भी बचपन में कश्मीर गया हूँ, शायद उनकी जगह पर मैं हो सकता था, मेरा परिवार हो सकता था। एक इंसान को मारने के बाद जब उसकी बीवी ने कहा कि मेरे पति को तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो, मैं जीकर क्या करूंगी, तो उस टेररिस्ट ने कहा हम नहीं मारेंगे, मोदी को जाकर बोल दो। चलिए सच कहते हैं, ये कोई भटके हुए युवा नहीं है, ये टेररिस्ट हैं और यही सच है। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या ये सच अनफिल्टर्ड रूप से किसी भी इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने आपके सामने रखा, या इसमें से कन्वीनियंटली कुछ फैक्ट्स छुपाने की कोशिश की, या फिर एक जेनेरिक मैसेज चिपका दिया कि स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट हीट। अरे हम इंडियंस हमेशा ही हेट के अगेंस्ट यूनाइटेड ही तो थे, हम हमेशा से अमन की आशा ही तो करते आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैंडल मार्च से या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर कॉन्सर्ट करने से इन टेररिस्ट लोगों को डर ही नहीं लगता। ये भाषा वो समझते ही नहीं। तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमें अटैक करना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था that India is going to die by 1,000 cuts. It's 2025, लेकिन हम इसको फिर भी एड्रेस नहीं कर पाए हैं। I'm reading this off the internet. In a 1965 speech to the UN Security Council, Zulfikar Ali Bhutto, former Prime Minister and former President of Pakistan, declared a 1,000-year war against India. इतने सारे प्रूफ के बावजूद कितने सारे लोग बार बार यही सवाल पूछते हैं कि भाई प्रूफ कहाँ है कि ये पाकिस्तान ने किया है, और कितना प्रूफ चाहिए दैट कंट्री इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। आई मीन पाकिस्तान इतना अनस्टेबल है कि भारत के पार्टीशन के बाद उनके एक भी पीएम ने उसकी कंप्लीट 5 साल की टर्म कंप्लीट ही नहीं की। वहां कहने को तो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी पीएम वही बनता है जो मिलिट्री चाहे, जिसके बारे में हमने पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज में बार बार बात की है। जब तक ये बात नहीं बदलती तब तक इस रीजन में स्टेबिलिटी आने वाली है नहीं। एक और बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इस इंसिडेंट के बाद लोग अपने ट्रिप्स, कश्मीर के ट्रिप्स कैंसिल करेंगे। उसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन और लोकल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उसकी वजह से जो जॉबलेस और पुअर लोग हैं वो एक बहुत ही प्राइम टारगेट बनेंगे फॉर टेररिस्ट कैंप्स टू फनल मोर ऑफ देयर मनी, ताकि पत्थर फेंकी को वो एक्चुअली पैसे देके करवाए। आई मीन इट्स रियली कूल, इजंट इट? इट्स अ वेरी नाइस साइकिल। सो वीडियो की शुरुआत में अभी ने कहा था दिस इज द टाइम टू अटैक, बट बिफोर वी गो देयर इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू एड्रेस। पिछले कुछ हफ्तों में, ऑलमोस्ट एक महीने भर में, बहुत सारे लैंग्वेज पॉलिटिक्स के बारे में न्यूज आती रही। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और बहुत सारे स्टेट्स में लोग बस झगड़े करते रहे कि मेरी भाषा बोलो नहीं तो मार खाओगे, मेरी भाषा बोलो नहीं तो पिटोगे। बट डू यू रियलाइज कि जब गोलियां चली थी तब किसी ने पूछा नहीं था मराठी बोलता येतं का, मराठी बोलशील तर मग गोळी नाही खाणार आहेस। क्योंकि जब एक टेररिस्ट आएगा ना, वो आपके ये सारे क्वालिफिकेशंस नहीं पूछने वाला है। वो सिर्फ यही देखेगा कि आप उनके आइडियोलॉजी के हो या नहीं, आप उनके जैसे हो या नहीं, और अगर आप उनके जैसे नहीं हो तो आप मार दिए जाओगे। मुझे पता है कि अगर मैं इस इंसिडेंट्स के हिंदू फोबिया के एंगल को सामने लेकर आऊंगी तो जनता का एक सेक्शन है जो खड़ा होकर बोलेगा कि हिंदू फोबिया एक मिथ है। तो इसीलिए मैं इतिहास के पन्ने पलटती हूँ और आपको हॉलोकॉस्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि हॉलोकॉस्ट में यही हुआ था। हॉलोकॉस्ट जर्मनी और बाकी जर्मन कंट्रोल देशों में वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास हुआ था, वेयर जूस वर एथनिकली क्लेंस्ड फ्रॉम यूरोप, एंड इट ऑल स्टार्टेड बाय आइडेंटिफाइंग जूस, एंड जूस को उनके आर्म पर एक बैंड कंपल्सरी पहनना पड़ता था कि वो जूस है। इट डिड नॉट मैटर कि वो जूस जर्मन बोलते थे या फिर वो जूस चेकोस्लोवाकिया के लोकल चेक लैंग्वेज बोलते थे या फिर वो पोलिश बोलते थे। वो यही मैटर करता था कि वो जूस थे, क्योंकि वो इन सारे देशों के जूस को वही बैंड पहनना पड़ता था विद अ स्टार। इन जर्मन दे वर कॉल्ड यूड। अगर ये लोग कोई चीज करते जो नाजीज को पसंद नहीं आता तो उन्हें उसी समय गोली से उड़ा दिया जाता था। इस इंसिडेंट्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप उस इंसिडेंट्स के पैरेलल्स यहाँ भी देख सकते हैं। जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट, जब भी कोई टेररिस्ट आता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि आप कौन से देश से हैं, फिर वो देखेगा कि आप कौन से धर्म से हैं, फिर वो देखेगा कि आपकी आइडियोलॉजी कौन सी है, फिर वो देखेगा कि आपका जेंडर कौन सा है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखेगा कि आपकी जाति कौन सी है या फिर आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए मायने रखती ही नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ
पेटी पॉलिटिक्स है, हमारा ध्यान भटकाने के लिए है, और इसी वजह से हम डिवाइडेड हैं। इसी वजह से हम किसी भी इशू को पूरे भारत का इशू इस एंगल से देख नहीं पाते। एंड दिस हैज बीन आवर वीकनेस, नॉट जस्ट इन द लास्ट 10 years, नॉट जस्ट इन द लास्ट 100 years, सिंस द लास्ट 1000 years, एंड दैट इज व्हाई एवरी इन्वेडर वाज एबल टू रूल दिस कंट्री। वी वर डिवाइडेड इंटरनली, यही हमारा प्रॉब्लम है। और जब तक हम इस सोच पर अटैक नहीं करते, तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला। मैं चाहकर भी जो इंसिडेंसेस हुए उन्हें रिवर्स नहीं कर सकती। What I can do is put a list of demands, have a list of demands in front of the government, in front of the politicians, and in front of you, the viewer. क्योंकि जब हम divided हैं, तब बीच में अटैक करना बहुत easy हो जाता है। Spartans were very well known military attackers from Greece, and उनका एक टेक्निक था टू फाइट अगेंस्ट देयर आर्मी, और वो था कि हर स्पार्टन अपने शील्ड को लेकर डिफेंड करता, और वो एक दीवार खड़ी कर देते थे इस तरह से कि एनिमी सामने आ ही नहीं सकता। एंड क्योंकि एनिमी उस दीवार को तोड़ ही नहीं पाता था, वो एनिमी आगे बढ़ ही नहीं पाता था। वी नीड टू बी सो स्ट्रॉन्ग दैट ऑल ऑफ दीज इंटरनल 1000 कट्स डोंट कम एंड ब्लीड आवर कंट्री। डिमांड्स के बारे में बात करते हैं। अगर हमें एश्योर करना है कि फ्यूचर जनरेशंस वही सेम प्रॉब्लम्स फेस नहीं करती जो हम आज फेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वी हैव टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। जो भी बड़े देश कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, वो ऐसी पॉलिसीज रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इजराइल हैज अ सिमिलर पॉलिसी, साउथ कोरिया हैज अ सिमिलर पॉलिसी, गैल गडोट ने भी ऐसी ट्रेनिंग की है, और आई थिंक बीटीएस के किसी स्टार ने भी अभी ऐसी ट्रेनिंग की थी। और इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है कि इट विल गिव इंडियंस अ पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट हैपेंस इन द बॉर्डरिंग एरियाज। हमारे लिए उस बॉर्डरिंग एरिया में क्या होता है, इसका पूरा पर्सपेक्टिव कहां से आता है? मीडिया से या फिर बॉलीवुड से। और बॉलीवुड ऐसी हैदर जैसी मूवीज बनाकर हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट देयर इज नुआंस ओवर हियर। There is no nuance. It's as black and white as it can get. Lavanya from South Delhi, sitting in her air-conditioned room, does not know what happens at the borders. And we need this perspective. हमारे youth को इस perspective की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये perspective उन्हें मिलता है, तब तक काफी देरी हो चुकी होती है। If you had asked me this same question, then I would have reacted the same way a 15-year-old is reacting right now. That stand united against hate, candle march करेंगे, और इससे सब solve हो जाएगा। But now, after 10-15 years, I have this perspective that no, these things don't make a difference. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल की military training complete होने के बाद, at least civilians को ये perspective आएगा that क्या sacrifice होता है जो हमारे जवान उस border पर करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, so that we can enjoy our coffee, so that we can enjoy our ice cream, so that we can go on a foreign tour. ट्विटर पर हम एक अकाउंट को फॉलो करते हैं कॉल्ड विकास मनहास, आई मे बी मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, बट व्हाट ही डज इज वो वेटरन्स के घर जाता है, वो उनके परिवारों को मिलता है, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, इन सबसे इंटरेक्ट करता है, हमारे जो जवान हैं जो वीर गति प्राप्त करते हैं उनके बारे में ट्विटर पर पोस्ट करता है, और हर ट्वीट में एक ही लाइन कंक्लूडिंग होती है दैट फ्रीडम इज नॉट फ्री एंड वेरी फ्यू पे द प्राइस ऑफ दिस वॉर। प्रॉब्लम यह है कि जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब हर घर में हर महिला, हर पुरुष ये जानता था कि कितना बड़ा चैलेंज है, और सबने खून बहाया है इसके लिए, सबने अपनी जानें दी हैं ताकि भारत एक स्वतंत्र देश बने। प्रॉब्लम यह है कि अब हम नहीं जानते कि इसका कॉस्ट क्या है। हम सॉफ्ट बन चुके हैं। आज जब अटैक सिविलियंस पर हुआ, तब पूरा देश चौंक गया है, तब पूरा देश उठ गया है, लेकिन हम हर रोज जवान खोते हैं, बिकॉज वन कंट्री डिसाइडेड दैट इंडिया इज इट्स मॉर्टल एनिमी। वन कंट्री डिसाइडेड दैट खुद को बेहतर बनाने से अच्छा है कि हम पैसे, लोग और अपना अटेंशन भारत को तोड़ने में लगाए, विच इज व्हाई वी से कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, एंड इफ नॉट कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग देन कंपल्सरी कम्युनिटी सर्विस। क्योंकि आज क्या हुआ है कि हम पेट्रियोटिज्म नहीं समझते, हम नेशनलिज्म नहीं समझते। लोगों को लगता है कि पेट्रियोटिज्म इज द डिफेंस, द लास्ट डिफेंस ऑफ अ स्काउंड्रल। तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई देश भक्ति करता है तो फिर पक्का उसने कुछ तो गलत किया है, इसलिए आज देश के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है उसके लिए। मुझे काफी दुख होता है कि भक्त, जिसका जेन्युइन मीनिंग एक डिवोटी है, उसको एक सेक्शन ने एक स्लर, एक गाली बना दी है। अगर मैं अपने देश के लिए भक्त हूँ, मींस दैट मैं एक डिवोटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि भारत बेहतर बने, इसमें गलत क्या है? जनता का एक ग्रुप, एक विंग, कुछ जॉबलेस साउथ दिल्ली लावण्या जैसे लोगों को लगता है कि अपने देश के प्रति भक्ति होना, एक देशभक्त होना गलत बात है, तो गलती मुझ में नहीं है, गलती साउथ दिल्ली के लावण्या में है और उनके एंटाइटल्ड थॉट्स में है। वीएस नाइपॉल एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया एंड ऑल दैट चीपर प्राइस कंपनी फैला, इट्स वेरी कि उन जगह बनाते हैं। मैं खुद बर्लिन के एक जूइश म्यूजियम में गई हूँ और वहां पे मुझे उनकी सारी पीड़ा, उनकी सारी हिस्ट्री के बारे में समझाया गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदूफोबिया फेक है, हिंदूफोबिया एक मिथ है, हिंदूज के अगेंस्ट कोई जेनोसाइड नहीं होता। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उनकी कहानियां हम प्रिजर्व करें, जो ऐसे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाए, जो जवान जान खोते हैं उनके स्टोरीज इमोर्टलाइज किए जाए, चाहे वो फिल्म्स के थ्रू हो, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो म्यूजियम्स के थ्रू हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टोरीज अगले जनरेशन तक पहुंचे, ताकि वो भी इन स्टोरीज को याद रखें, और वो भी ये याद रखें कि हमने ये जो सारा ट्रॉमा बेयर किया है इसका कॉस्ट क्या है, सो दैट कल उठकर कोई रैंडम इंसान जिसे पैसे मिले हैं वो उठकर ये नहीं कह सकता कि आप जो कहानी कह रहे हो वो गलत है, आप जो कहानी कह रहे हो वो फेक है, आप जो कहानी कह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ताकि हमें कोई गैसलाइट नहीं कर सके। सो अब इस इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटी सी वीडियो हम ये भी कर रहे हैं से जेई की तैयारी कर, वो बच्चे मेरे सामने आएंगे, वो बच्चे जिन्होंने कभी प्रिपरेशन की ही नहीं,
वो अपना 12th बोर्ड्स की तैयारी में थे, अपने हिसाब से अपना कुछ कुछ करते रहे और बोर्ड्स का एग्जाम देकर अपना शांत हो गए। चलिए ठीक है, अब ऐसे बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जेईई में अच्छी रैंक लेके आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट उस बच्चे ने खुद भी अपने आप से कभी ये उम्मीद नहीं की और शायद इसलिए उसने तैयारी नहीं की। ठीक है, अगर ऐसा कोई बच्चा ड्रॉपर बैच में जाना चाहता है तो मेरे पास उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा। ऐसे लोग जिन्होंने सोचा तो था अपनी तैयारी के दौरान, लेकिन अब बीच में न जाने कुछ ऐसा हुआ कि भाई चीजें मुश्किल लगने लगी या चीजें उनसे नहीं हो पाई और उन लोगों ने अपनी तैयारी को सीरियसली नहीं लिया। और अगर उन लोगों ने अपनी तैयारी को सीरियसली नहीं लिया तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आज ये भी वो लोग हैं जो मुंह बनाए बैठे हुए हैं। ठीक, तीसरा जो सबसे टिपिकल सिचुएशन है वो ये है कि एक बच्चा जिसने कोशिश तो की लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाया। ये सबसे टिपिकल केस हो गया। यानी पहला केस और दूसरे केस का तो स्ट्रैटेजीज में कुछ झंझट ही नहीं है। पहले और दूसरे केसेस के लिए तो स्ट्रैटेजीज बनाना बड़ा आसान है, लेकिन तीसरे केस के लिए स्ट्रैटेजी बनाना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सोच विचारने की बात है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो जिन्होंने तैयारी की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश तो करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अब ऐसे बच्चों को ड्रॉप करना है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी तैयारी की ही नहीं या ऐसे बच्चे जो अपनी तैयारी में सीरियस नहीं थे, वो सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी वीडियो है जिनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और वो इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं एक जनरल बात करूं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जनरल प्रोसीजर जो है एक किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने का या जेईई के एग्जाम को क्रैक करने का, वो मेरे हिसाब से ये है कि आप सबसे पहले किसी अच्छे बैच को ज्वाइन करिए। ये आपके ऊपर है, आपको एक अच्छा बैच ज्वाइन करना है, अपने हिसाब से अपने टीचर्स को चूज करके एक अच्छे बैच को ज्वाइन करिए। उसके बाद जनरल बात करते हैं। जनरल बात, बैच को ज्वाइन करने के बाद आप बैच को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, उस बैच में जो भी कुछ चल रहा है उसको फॉलो करिए, रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड करिए। ये सब बड़े कॉमन से फीचर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने कभी किया ही नहीं और वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन के दौरान सीरियस नहीं थे, उनको अब क्या करना है? उनको एक अच्छा बैच ज्वाइन करना है। पीडब्ल्यू का ड्रॉपर्स बैच प्रयास 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। आप एक प्रॉपर बढ़िया बैच ज्वाइन करिए, उसमें जो भी कुछ कराया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए, उसमें प्रैक्टिस के लिए जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा है वो काम करिए, अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दीजिए और उसके बाद एक रिवीजन का प्रॉपर प्लान बनाइए। अगर कोई बच्चा जिसने अब तक कुछ भी नहीं किया, अगर वो इस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है तो वो एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो यानी सबसे पहले हमें बैच ज्वाइन करना है। अब क्योंकि इस तैयारी के लिए आपको किसी ना किसी मेंटर की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो आप सबसे पहले किसी अच्छे बैच को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद उसमें जो भी कुछ कराया जा रहा है आप उसको फॉलो करें, आंख बंद करके फॉलो करें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में लगे, टेस्ट देते रहें और रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करें। मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए इससे बेहतरीन कोई प्रोसीजर हो ही नहीं सकता। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं, अब आती है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो हमने लास्ट ईयर भी किया था सर। एक बैच ज्वाइन करा था सर, प्रैक्टिस भी की थी, बैच को फॉलो भी किया था सर, टेस्ट भी दिया था, रिवीजन करने की भी कोशिश की थी सर। काम तो इस तरह का हमने पिछली बार भी किया था, कुछ बहुत नया तो नहीं है सर। अब नया नहीं है तो सर अब क्या ऐसा फायदा होने जा रहा है? मैं तुम्हें बताता हूं। हम जो सजेशंस देते, आपने कोई बैच ज्वाइन किया, उस बैच के टीचर्स ने आपको कुछ प्रॉपर तरीके से बताया, वो एक जनरल प्रोसीजर होता है, वो एक जनरल प्रोसेस होता है कि बच्चों ऐसे ऐसे करना चाहिए। मैं इंडिविजुअल बच्चे को नहीं जानता, मैं इंडिविजुअल बच्चों से बात नहीं करता। ये अब एक इंडिविजुअल ऐसे समझो कि मेरे पास ये सारे माइक्स हैं। बोया BY-M1 850 रुपए का, माउनो AU A03 2500 रुपए का, डिजिटेक DMW 103 3000 रुपए का एंड हॉलीलैंड लार्क M2 10,000 रुपए का। एंड एनी डे कोई भी मुझसे पूछेगा आई विल ऑलवेज रिकमेंड बोया। सबसे सस्ता है इसलिए नहीं, वो रीजन नहीं है। इवन ये सब माइक होते हुए भी मेरी वीडियोस का 90% ऑडियो इसी माइक से रिकॉर्ड होता है। इवन अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो बोया की ही है। बट इस वीडियो में मैं इन 3 माइक्स के बीच में कॉन्स्टेंटली स्विच करने वाला हूँ। माइक तो 4 थे ना, ये डिजिटेक वाला रहने देते हैं, मत लेना। नाउ व्हिचएवर माइक यू चोज, अच्छी ऑडियो क्वालिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है आपका रिकॉर्डिंग स्पेस। जैसे जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो पंखा बंद कर दो या एसी जो भी चल रहा है, थोड़ी देर में मर नहीं जाओगे। अगर आपके रूम में कोई और भी है तो उससे प्यार से बोल दो कि भाई थोड़ी देर शांत रहो, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्यार से बोलोगे तो 5-10 मिनट तो कोई भी इंसान शांत रह ही लेगा। फिर भी जो बची हुई थोड़ी बहुत नॉइज है उसे दबाने के लिए तेज बोलो, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे बोलोगे ना तो आपकी ऑडियो भी आपकी नॉइज के साथ मर्ज हो जाएगी। अगर आपका रूम बहुत छोटा है तो उससे ऑडियो वेव जैसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, तो उससे एको आता है आवाज में। अब बड़ा रूम लो इस चीज के लिए ना, जस्ट यूज साउंड डैम्पनर्स। क्या डाइपर्स? अबे साउंड एब्जॉर्बर्स मान ले। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऑडियो फोम ले लो, वैसे स्टूडियो में पीछे लगे रहते हैं ना एकदम मस्त ब्लैक कलर के। और अगर फ्री में चाहिए तो तकिया, कंबल, सोफा ये सब साउंड डैम्पनर्स का काम ही करते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में आप बोल रहे हो वहां पर इनको सामने रख लो। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू टॉक। अब तू मुझे बोलना सिखाएगा है? तू बोलना सिखाएगा मुझे? नहीं, तेरे को तो शांत रहना सीखना चाहिए। बट आपके लिए देखो माइक 3 तरीके के होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एंड यूनि डायरेक्शनल। और ये शेडेड एरिया शो कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन की साउंड रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको उसी तरफ बोलना है जहां से आपका माइक रिकॉर्ड कर सकता है। बोया ओमनी डायरेक्शनल है, यानी कहीं से भी बोलो ऑडियो सेम आएगा ऑन पेपर। इन रियलिटी हर माइक में एक इन पॉइंट होता है और उसकी डायरेक्शन में बोलने से ही बेस्ट ऑडियो क्वालिटी आती है। अब देख तू मेरी बेस्ट ऑडियो में आओ
माइक एकदम पास रखने से ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी ऐसा सोचने में लगता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। फट जाएगी आवाज। आपके मुंह और माइक के बीच में 6 से 8 इंच का गैप होना चाहिए एटलीस्ट। माइक को हल्का सा एंगल रखो ताकि आवाज डायरेक्टली एक्सप्लोड ना हो माइक पे। ट्राई टू यूज अ फिल्टर या सॉक्स अगर पैसों की तंगी है और अगर माइक कैमरे में दिख नहीं रहा है। एंड ट्राई करो कि आप माइक को एक जगह टक कर लो, अगर ज्यादा हिलेगा तो लहराते हुए आएगी आवाज। लहरा दो लहरा दो। और अब ऑडियो के एडिटिंग में चलने से पहले वन लास्ट ट्रिक, जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो शुरू के 5-6 सेकंड साइलेंस का पार्ट भी जरूर रिकॉर्ड करना। और वो क्यों? वेल, इसे हम कहते हैं रूम टोन या एटमॉस्फेरिक नॉइज। इससे हमें वो पार्ट मिल जाता है, वो सैंपल मिल जाता है नॉइज का जो आपकी आवाज नहीं है, मतलब आपकी आवाज के अलावा जो भी चीजें हैं। एंड आफ्टर ऑल दिस आपकी ऑडियो काफी अच्छी रिकॉर्ड हो गई होगी, बट जो मेन मैजिक को तड़का लगता है ऑडियो में वो होता है एडिटिंग में। तो चलो स्क्रीन पे। सो हियर ऑन स्क्रीन वी हैव ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑडियो एडिटिंग एकदम मस्त, आप मतलब मोर देन इनफ ऑडियो एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हो। मैं भी यही यूज कर रहा हूँ सालों से। सो द फर्स्ट थिंग विल डू इज वी विल रिकॉर्ड एन ऑडियो। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है ऑडियो सुन के, एकदम मजा आ जा रहा है। सो पहली चीज़ जो हमें ऑडियो में करनी है वो है नॉइज रिडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑडियो के पहले आप हल्का सा गैप छोड़ो जिसमें आप अपनी नॉइज रिकॉर्ड कर पाओ। उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट में, यहाँ पे नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर में नॉइज रिडक्शन पे जाना है एंड गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी वो ऑडियो का वाला पार्ट वो ले लेगा, वो सैंपल नॉइज ले लेगा जो उसको रिमूव करनी है पूरी ऑडियो में से। देन अपना पूरा ऑडियो सेलेक्ट करो, इफेक्ट में जाओ, वापस से नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन पे जाओ एंड इस बार ओके पे क्लिक करो। एंड इससे आपकी पूरी की पूरी नॉइज रिमूव हो चुकी है। इस तरीके से आपको तब तक करना है जब तक आपको यहाँ पे एकदम फ्लैट लाइन ना दिख जाए, जैसे अभी दिख रही है ना हमें, एकदम इस तरीके की फ्लैट लाइन दिखनी चाहिए, कोई भी ऐसा ऑडियो वेव आनी नहीं चाहिए। सो आफ्टर दिस हम अपने ऑडियो में अप्लाई करेंगे बेस। तो बेस के लिए आपको जाना है इफेक्ट पे, इफेक्ट में आपको जाना है इक्यू एंड फिल्टर्स पे एंड फिल्टर कर्व EQ पे क्लिक करना है। फिल्टर कर्व EQ में आपको यहाँ पे प्रीसेट एंड सेटिंग्स पे जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट्स पे जाना है और इसमें आपको क्लिक करना है बेस बूस्ट पे। तो बेस बूस्ट पे अप्लाई करोगे तो एकदम मस्त आपकी आवाज़ में बेस आ जाएगा और आपकी आवाज़ थोड़ी भारी लगने लगेगी। तो इसके बाद हम करेंगे ट्रेबल बूस्ट। अब ट्रेबल क्या होता है, जैसे बेस हमारी ऑडियो का भारी भरकम वाला पार्ट होता है ना, वैसे ही ट्रेबल होता है शार्प हाई पिच वाला पार्ट। तो उसको भी हम इंक्रीज करेंगे, इससे हमारी ऑडियो और क्रिस्प लगने लगेगी। तो उसके लिए सेम आपको जाना है फिर से EQ एंड फिल्टर्स में, फिल्टर कर EQ पे एंड इस बार प्रेसिडेंट एंड सेटिंग में जाके आपको ट्रेबल बूस्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद हमारा ऑडियो कुछ ऐसा सुनाई देगा। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना एकदम। तो ऑडियो में क्रिस्पनेस आ गई अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जो अगली चीज़ हम करेंगे वो है लो रोल ऑफ अप्लाई। तो वापस से EQ एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर EQ में जाके हम यहाँ पे प्रीसेट एंड सेटिंग में जाएंगे और इसको फैक्ट्री प्रीसेट को इस बार सेलेक्ट करेंगे लो रोल ऑफ फॉर स्पीच। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो हमारे ऑडियो में जो लो फ्रिक्वेंसीज होती है ना, जैसे कि मान लो आप जो रंबलिंग साउंड्स होते हैं, ऐसे हवा की आवाज़ होती है, उन सबको ये कट कर देता है। तो इससे हमारी ऑडियो और क्रिस्प हो जाती है। द नेक्स्ट थिंग दैट विल डू इज वी विल अप्लाई अ कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर लो वॉल्यूम वाली पार्ट्स को बढ़ा देता है, हाई वॉल्यूम वाले पार्ट्स को घटा देता है, सबको सेम लेवल पे लेके आ जाता है। तो कंप्रेसर अप्लाई करके इस तरीके से आप देख सकते हो सब सेम लेवल पे आ गया है। द लास्ट थिंग इज ऑप्शनल, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन यूजुअली काम आता है जब मल्टीपल डिफरेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो तो आप सबको सेम लेवल पे लेके आ सकते हो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करके। बट फिर भी मैं नॉर्मली भी अपनी वीडियो में अप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं जितनी भी बार अपनी कोई भी ऑडियो एडिट करूँ तो सबका जो ऑडियो लेवल है वो सेम ही रहे। तो नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड हम कर देंगे 0 डेसिबल्स पे एंड इससे हमारा इस तरीके से एम्पलीट्यूड्स एकदम चुमेश्वरी। सो बस इतना काफ़ी है भाई। इसके बाद आपकी ऑडियो एकदम मस्त क्रिस्प और एकदम क्रंची और स्पाइसी, क्या बोल रहा हूँ। तो इसके बाद आपकी ऑडियो एकदम प्रोफेशनल साउंड करेगी। तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ कि बिफोर हमारी ऑडियो का कैसा था और आफ्टर हमारी ऑडियो का कैसा है। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना, एकदम मज़ा आ रहा है ऑडियो सुन के, एकदम मज़ा आ जा रहा है। सो ये है अपना बढ़िया सा ऑडियो, मस्त लग रहा है ना, एकदम मज़ा आ रहा है ऑडियो सुन के, एकदम मज़ा आ जा रहा है। तो भाई है ना एक बहुत मैसिव डिफरेंस बिफोर और आफ्टर में। तो यही बहुत सिंपल सी चीज़ें ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं आपकी ऑडियो में और आपको नूब ऑडियो से प्रोफेशनल ऑडियो में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। दैट इज़ इट। चलो उठ जा भाई, हो गई वीडियो रिकॉर्ड। अबे माइक नहीं दिया मैंने तेरे को। और एक और टिप, माइक उसी चीज़ के पास रखो जो इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ों के पास नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। सनराइजर्स हैदराबाद के कोच बोले कि वो इस चीज के लिए आरसीबी से इंस्पिरेशन लेते हैं। जी हाँ गाइस, सनराइजर्स हैदराबाद का IPL 2025 कुछ खास नहीं जा रहा है लाइक लास्ट ईयर। वो अभी 9th पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे एंड उनका 8 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस ही विन हुआ है। तो SRH के हेड कोच जो है डैनियल विटोरी, उन्होंने कहा है कि उनकी टीम IPL में अपने कैंपेन को वापस ट्रैक पर लाने की उम्मीद आरसीबी के 2024 के कमबैक से लेकर इंस्पिरेशन ले रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, IPL काफी समय से चला आ रहा है और कई टीम्स ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ टीम्स ने ऐसे वक्त में अपने सीजन को वापस जिंदा किया है। अगर आप पिछले साल आरसीबी
को देखें तो उनका भी शुरुआत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। तो अगर हम किसी टीम से इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो आरसीबी जैसी टीम से ले सकते हैं। मुंबई ने भी ऐसे कमबैक कई बार किए हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ एक अच्छे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। और अब तक हम सिर्फ 2 जीत के अलावा एक भी कंप्लीट टीम। तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड कुछ बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में। तो गाइस इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। यस गाइस 5 बड़े स्टेप्स लिए गए बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इसमें से सबसे बड़ा स्टेप ये था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है विद पाकिस्तान उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये ट्रीटी के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि 60+ ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बना हुआ था। वॉर्स को भी ये ट्रीटी ने विथस्टैंड किया, बट अब दिस इज कमिंग टू एन एंड। बेसिकली इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को कंट्रोल मिलता था ओवर द वाटर ऑफ इंडस, चेनाब एंड झेलम, जो कि इंडिया से पाकिस्तान जाती थी। बट अब ये ट्रीटी सस्पेंड होने की वजह से जब पानी उधर नहीं जाएगी तो पाकिस्तान के जीडीपी में जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 21%, उस पर एक मेजर इंपैक्ट आएगा। एंड ऑल्सो बहुत सारे पावर कट्स भी आएंगे क्योंकि ये वाटर को यूज किया जाता था फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो था एक स्टेप, बट बाकी और क्या एक्शंस लिए गए? पाकिस्तानी नेशनल्स को अब SAARC वीजाज नहीं दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर विद पाकिस्तान विल बी शट। इंडिया अपने सारे स्टाफ को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द हाई कमीशन इन पाकिस्तान। एंड ऑल्सो जो करंट पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में आए हुए हैं वीजास के थ्रू, उनको बोल दिया गया कि विद इन 48 आवर्स आप वापस चले जाइए। बट या आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक कश्मीर के टूरिस्ट इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक लोकल होटलर बोले कि भाई कैंसिलेशन को लेकर उन्हें कॉल आते जा रहे हैं, अप्रॉक्सिमेटली 50 लाख रुपीस का नुकसान उन्हें ऑलरेडी हो भी चुका है। क्लियर ट्रिप के बिजनेस डेवलपमेंट चीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि अर्ली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो फ्लाइट कैंसिलेशन 7 टाइम्स बढ़ गए एंड फ्यूचर बुकिंग्स को लेकर 40% से भी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। बट कुछ टूरिस्ट बोल रहे हैं कि वो अभी भी कश्मीर में घूमेंगे क्योंकि लोकल्स उन्हें बहुत ही सेफ फील करा रहे हैं एंड दे आर ट्रीटिंग देम रियली वेल। 2 टूरिस्ट जो कि करंटली अभी कश्मीर में हैं, उन्होंने बोला कि हमको बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वापस फ्लाइट बुक कर लो, वापस चले जाओ। एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी टेरिफाइंग एंड स्केरी, बट हम लोग कश्मीर छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को ट्रस्ट करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया है, दे हैव अर्नड आवर ट्रस्ट। वो लोग हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया। एंड यहाँ ऐसे एक लोकल पोनी राइडर का ब्रेव स्टोरी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि पहलगाम से गन छीनने की कोशिश में अपने जान को गवा दिया। बताया जा रहा है कि इनिशियली उन्हें जाने दिया गया था क्योंकि ही वाज अ मुस्लिम, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि ये पोनी राइडर जिन टूरिस्ट को वहां पर लेकर गए थे वो उनकी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे बाय स्नैचिंग द गन फ्रॉम द टेररिस्ट, बट वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहे एंड उन्हें गोली से मार दिया गया। लेकिन अभी जो पहलगाम में हुआ उसको लेकर क्या क्रिएटर्स लाइन को क्रॉस कर रहे हैं? बेसिकली कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपने पुराने कश्मीर के ट्रिप्स के फोटोज को पोस्ट कर रहे हैं। अगर कोई करेंगे कश्मीर में थे तो इसके अराउंड बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं एंड लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगा। जैसे कि दुष्यंत कुकरेजा कल अपने इंस्टाग्राम में रील अपलोड किए थे जहां पर स्टार्टिंग में तो वो अपडेट दे रहे थे कि करंटली वहां पर क्या चल रहा है, ही इज फाइन, अपनी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि ठीक है। बट एक पर्टिकुलर जगह में वो फेक गन साउंड्स को ऐड किया एंड दे वर एक्टिंग कि वो भाग रहे हैं। वो कंट्रोवर्शियल सेगमेंट में आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूं। हम उस लोकेशन से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर थे, हमें पता चला कि यहाँ पर अटैक हुआ, फायरिंग हुई, हम वहाँ से भागे और भागकर हम आए श्रीनगर में। लेकिन गाइस कश्मीर की हालत बहुत खराब है, आप खुद देख सकते हो। सो या इस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा हेट मिला। पूरा कमेंट सेक्शन में सब लोग यही लिख रहे थे कि भाई तुमने जो भागने वाली एक्टिंग की है ना वो बहुत गलत चीज है। वो एक्टिंग वाले पार्ट को देखकर तुम्हारी कंटेंट की भूख दिखती है। ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो, शेम ऑन यू। इसमें 14 मिलियन प्लस व्यूज आ गए थे एंड फिर दुष्यंत कुकरेजा इसको टेक डाउन किया एंड सॉरी बोलते हुए कहे वीडियो डिलीटेड ड्यू टू सम मिसरिप्रेजेंटेशन, सॉरी हु गॉट हर्ट, जस्ट री-अपलोडेड अगेन विद करेक्शन। नॉट ओनली हिम, एक और यूट्यूबर एंड एक्टर है शोएब इब्राहिम, वो भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपलोड करके बोले थे हाय गाइस, जो भी कंसर्न है हमारे वेल बीइंग को लेकर, अभी हम लोग सेफ है। आज ही मॉर्निंग में वी लेफ्ट कश्मीर एंड हम लोग दिल्ली सेफली पहुंच चुके हैं। थैंक यू फॉर द कंसर्न, न्यू व्लॉग कमिंग सून। तो लक्ष्य चौधरी इसको एज रेफरेंस देते हुए अपने स्टोरी में लिखे भाई लिटरली पीपल आर पोस्टिंग गिबली इमेजेस ऑफ द इंसिडेंट। कोई इन्फ्लुएंसर कश्मीर की थ्रोबैक पिक्चर्स डाल रहा है, कोई पुरानी क्लिप्स एडिट करके मिनी व्लॉग्स। भाई दीस पीपल आर बियॉन्ड हेल्प। हंसू या रो बीसी गाइस, कश्मीर में सिचुएशन खराब है बट न्यू व्लॉग हमारी 15 किलोमीटर दूर कैसे जान बची इज ऑन द वे। अबे तू क्या कर रहा है? हमारी सेम जगह की थ्रोबैक पिक्चर तो देख, #नॉस्टैल्जिया। कोई रोते हुए एक्टिंग मोनोलॉग डाल रहा है, कोई सैड पोएम्स का सैड रील्स भी आ गया है, एक्टिंग एज अ विक्टिम फैमिली मेंबर्स, जहां सिर्फ इंडियन आर्मी लवर्स ही लाइक करेंगे, खाली क्रिएटर्स को हेट नहीं मिल रहा है। एक मूवी पर भी बॉयकॉट कॉल स्टार्ट हो गए। बेसिकली वानी कपूर का एक मूवी आने वाला है विद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, उस पर बॉयकॉट कॉल्स किया जा रहा है। बेसिकली वो लोग अपने मूवी को जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं, बट काफी देर तक वानी कपूर पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर कुछ भी अपना स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो ऑफ कोर्स उन्हें हेट मिलने लगा। पूरा कमेंट सेक्शन में सब लोग बॉयकॉट बॉयकॉट लिखने लगे हैं, जिसके बाद फाइनली उनके तरफ से एक स्टोरी आया जहां पर वो ये अटैक को कंडेम की। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड विराट कोहली के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट एंड विराट कोहली का जल्दी कोलैब होने वाला है? गाइस मिस्टर बीस्ट ओपनली विराट कोहली से रिक्वेस्ट करते हुए एक ट्वीट किया है @विराट कोहली, हे एनीवे कैन आई गेट यू इन अ वीडियो। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में ये पॉसिबल होगा क्योंकि विराट कोहली आईपीएल में भी बहुत बिजी है। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले YouTube के एक ऐसे हिडन सीक्रेट फीचर के बारे में जिसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। गाइस कल YouTube प्लेटफॉर्म में जो फर्स्ट एवर वीडियो अपलोड किया गया था उसका 20 ईयर एनिवर्सरी हिट हुआ। यस द आइकॉनिक मी एट द ज़ू वीडियो ने 20 इयर्स कंप्लीट कर लिया। बट YouTube ने हमारे लिए कुछ ईस्टर एग्स छोड़ा इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये वीडियो को लाइक करते हो तो आप लोग देख सकते हो 20 करके एक फिगर बनता है यहां पर। सेकंडली अगर आप ये वीडियो के टाइमलाइन को स्क्रॉल करते हो तो एक बर्थडे केक का स्लाइस बना है वहां पे इंडिकेटिंग द 20 ईयर एनिवर्सरी ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो टेरा बॉक्स क्रेजी दीप के प्राइवेसी मूवमेंट पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, क्रेजी दीप रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पर वो कुछ प्लेटफॉर्म्स को भी कॉल आउट किए थे जहां पर लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स को लीक करके वायरल किया जाता है। अब इस चीज को लेकर सोशल मीडिया में तो डिस्कशन चल ही रहा था बट क्रेजी दीप पोस्ट करके दिखाए कि न्यूज़पेपर में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी
इसको कवर किया गया। एंड टेरा बॉक्स, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जिनको वो कॉल आउट किए थे, वो भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट डाले, #respect her privacy, a message from टेरा बॉक्स, थैंक यू फॉर रेजिंग अवेयरनेस क्रेजी दीप, हम लोग फुल्ली सपोर्ट करते हैं आपके ये मैसेज को, नो वन शुड सफर बिकॉज देयर प्राइवेट मोमेंट्स वर स्टोलन एंड मिसयूज्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में। तो क्या अनुराग द्विवेदी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है? वेल गाइस, ये काफी बड़े यूट्यूबर है, ही हैज ओवर 6.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कल वो पोस्ट करके बताया कि उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस को डिलीट करना पड़ा क्योंकि 37 वीडियोस टेक डाउन कर दिया गया। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हमारे भाई के YouTube चैनल पे स्ट्राइक आ गई, जिस वजह से 7 दिन में वीडियो डाल सकता हूं, ना ही मैं लाइव आ सकता हूं। हमारे भाई की 37 वीडियोस पे स्ट्राइक आई, 37 वीडियोस YouTube में डाल दी मेरी आज। क्या यार, क्या बोलूं, बट चलो कोई ना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। हट जाओ भाई, हट जाओ, मैं बता रहा हूं, ये दिल्ली पंजाब आरसीबी जो होप्स लगा के बैठी है कि इस सीजन जीत जाएंगे, हट जाओ भाई, क्योंकि 6 ट्रॉफी लोडिंग होने वाली है। आ गए हैं भाई ये नीले वाले ट्रॉफी पगलूज, अपने फॉर्म में आ गए हैं। पॉइंट्स टेबल में हैकर्स की एंट्री हो गई है। 2 हफ्ते पहले जो मुंबई इंडियंस 9th पोजीशन पे बैठी हुई थी, वो आज 4 मैचेस लगातार जीत के 3rd पोजीशन पे आके बैठ गए हैं। और भाई मुंबई इंडियंस जैसी टीम से इसी बात का डर रहता है कि भाई अगर ये एक बार ऊपर आ गए, फिर ये तुम्हें छोड़ते नहीं है, फिर ये फाइनल खेलते और ये फाइनल जीत भी जाते हैं। आईपीएल होली ट्रिनिटी व्हेन प्राइम एमआई इज बैक भाई। पर यार ये तो गलत बात है, मुंबई तो अनफेयर है, मतलब ये कैसी कंसिस्टेंसी है? कंसिस्टेंसी सीखनी है तो सीएसके से सीखो भाई। 2 हफ्ते पहले भी 10th पे थी, आज भी 10th पे है। हैदराबाद के अगेंस्ट 143 का टारगेट 16 ओवर से पहले चेस करके बैठे थे 3rd पोजीशन पे। और ये तो मानना पड़ेगा, इस मैच में इतना तो दिख गया कि मुंबई इंडियंस सचमुच हैकर्स है। तो वेल प्लेड रोहित भाई एंड वेल प्लेड हमारी साहब। ये राजस्थान में फिक्सिंग के एलिगेशन लग रही है ना आजकल, ये कुछ नहीं है भाई। मुंबई को देखो तुम, ईशान किशन बैटिंग कर रहा था, दीपक चहर ने सामने से बॉल डाली, कीपर ने पीछे कैच ली, और ना ही बॉलर ने ना कीपर ने अपील करी, लेकिन अंपायर ने उंगली उठा दी। ये क्या है भाई, ये कौन से लेवल की फिक्सिंग है? ये हमने कभी नहीं देखी। मोटा भाई में शर्मा जाए यार ऐसी फिक्सिंग देख के, मतलब पूरी टीम को नहीं पता कि प्लेयर आउट हुआ है, लेकिन अंपायर ने अपनी उंगली पहले उठा दी है। किसी ने ढंग से अपील ही नहीं करी थी, ना दीपक चहर ने करी, ना रायन रिकल्टन ने करी, और अंपायर अपने आप उंगली उठा रहा है तो दीपक चहर ने देख लिया और फिर उसने अपील कर दी और फिर आउट दे दिया। और भाई अंपायर भी कम नहीं है, पहले ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर जब देख रहा है किसी ने अपील नहीं करी तो सोच रहा है नीचे रहो, फिर जब अपील कर दी दीपक चहर ने देख के तो पूरी उठा दी। अबे भाई, जब तुम अंपायर होके पूरी तरह बॉलर को खुद ही हिंट कर दोगे कि हाँ भाई विकेट गई है, तो वो तो अपील कर ही देगा ना। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, देयर इज लॉयल्टी, देन देयर इज आरसीबी फैंस, देन देयर इज ईशान किशन फॉर मुंबई इंडियंस। बंदा आज भी अंबानी साहब के लिए इतना लॉयल है कि उनके अगेंस्ट परफॉर्म करके दिखा दे। वो अलग बात है, बाकी किसी के अगेंस्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन भाई उनके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और आउट था भी नहीं तब भी चलने लग गया, कोई आवाज नहीं आई, स्निको पे कोई एज नहीं था, लेकिन ईशान किशन वापस जा रहा है पवेलियन की तरफ और सब उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई ओहो, व्हाट अ रिस्पेक्ट मूवमेंट, भाई वापस जा रहा है खुद से बैट्समैन, अंपायर ने भी आउट नहीं दिया था। जबकि सच तो यह है कि अंपायर के पास स्क्रिप्ट पहुंच गई थी, लेकिन दीपक चहर स्क्रिप्ट पढ़ना भूल गया था।